पूर्व दृष्टस्य पश्चात दर्शनेपि अर्थात व्यवधानेपि न भेदः, ये इतने मात्र के लिए कहा गया है कि अव्यवहित आकार का व्यंजक ध्वनि के द्वारा व्यवधान हो जाने पर भी भेद नहीं होगा। तो समाधाता ने तो अपनी ओर से इस भाव को लेकर के बात कही, यदि पुनरिमे वर्णाः शकुनिवत् स्युः। जिज्ञासु कहता है नैवं शक्यम, ऐसा तो नहीं हो सकता, वर्ण जो है वो आकार आदि वर्ण पक्षी की भांति नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? अनित्यमेवं स्यात्, क्योंकि यदि ऐसा मानेंगे तो अनित्यत्व होने लगेगा। नित्याश्च शब्दाः, और शब्द तो नित्य हैं। नित्येषु च शब्देषु कूटस्थैरविचालिभिर् वर्णैर्भवितव्यम् अनपायोपजन विकारिभिः। और जो नित्य शब्द होते हैं ना, वैयाकरणों का सिद्धांत है शब्द नित्य है उनके मत में। तो जब हम शब्दों को नित्य मानते हैं तो शब्द नित्य तभी रहेंगे कि जो कोई भी शब्द जिन वर्णों से मिलकर के बना हुआ है वो वर्ण कैसे होने चाहिए? कूटस्थ होने चाहिए, अविचाली और अनुपायोपजन विकार वाले होने चाहिए। उनमें से कुछ घटना बढ़ना नहीं चाहिए, नहीं तो शब्द नित्य नहीं रहेगा। कुछ भी घट जाएगा या बढ़ जाएगा, या घटे बढ़े भी नहीं, शब्द वर्ण चलने लग जाएं, एक शब्द उठ करके वहां आ जाए, दूसरे के स्थान पे दूसरा, तीसरे के स्थान पे, ऐसे भी हो जाएगा यदि, तो भी शब्द नित्य नहीं रहेंगे। तो इसलिए कह रहे हैं नित्याश्च शब्दाः नित्येषु च शब्देषु कूटस्थैर अविचालिभिर् वर्णैर्भवितव्यम् अनपायोपजन विकारिभिः। यदि चायं द इत्यत्र दृष्टः नड इत्यत्र दृश्येत, आप कह रहे हो वही आकार है, वही द में दिखा था, फिर जो है वो वही नड में दिख गया है, तो इसका मतलब तो आकार विचाली हो गया, वही चल के आ गया दूसरे स्थान पर। और चल के आ गया तो फिर अनित्य होने लगेगा। यदि चायं द इत्यत्र दृष्टः नड इत्यत्र दृश्येत नायं कूटस्थः स्यात्, तब ये कूटस्थ नहीं रहा, और कूटस्थ नहीं रहा तो माने नित्य नहीं हो सकेगा। फिर आपका सिद्धांत ही खतरे में पड़ जाएगा। आप तो कहते हैं नित्याः शब्दाः, लेकिन यदि पक्षीवत इनको मानेंगे, शकुनीवत मानेंगे वर्णों को कि वही गति करके आगे आगे पहुंच रहा है, तो फिर अनित्यत्वम एवं स्यात्। इस प्रकार से तो वह शब्दों का अनित्यत्व होने लगेगा। प्रदीप जाति स्फोटवादी व्यक्ति स्फोटवादिनम पर्यनुयुंक्ते अनित्यत्वमिति। जाति स्फोटवादी व्यक्ति स्फोटवादी को अभियुक्त बना रहा है, उससे प्रश्न पूछ रहा है, या कहिए कि उसको उसके पक्ष में आक्षेप प्रस्तुत कर रहा है। पर्यनुयुंक्ते माने उसके लिए एक जो है वो आक्षेप उपस्थित कर रहा है कि आपके पक्ष में तो ये दोष आएगा। क्या? अनित्यत्वम एवं स्यात् भवता जातिस्तावन्नाभ्युपगम्यते। ये जो जाति स्फोटवादी है वो कह रहा है व्यक्ति स्फोटवादी को कि आप जाति को तो मानते नहीं हैं, भवता जातिस्तावत् नाभ्युपगम्यते, आपके द्वारा जाति तो नहीं स्वीकार की जाती। व्यक्तेरेव एकत्व नित्यत्व प्रतिज्ञानात्, क्योंकि आप तो व्यक्ति का ही एकत्व और नित्यत्व मानते हैं, प्रतिज्ञात करते हैं। तच्च एकत्वम नित्यत्वम च नोपपद्यते, वो जो आपका एकत्व और नित्यत्व है वो बन नहीं पाएगा। क्यों? दंड इति उदात्त अनुदात्त स्वर भेदेन भिन्नत्वात्, दंड यहाँ पर जो आकार है वो उदात्त अनुदात्त स्वर भेद से भिन्न होने लग जाएगा। होगा ना? मान लो सामान्य स्वर भी देखे तो दंड का जो है वो फिशः फिशोन्तः उदात्तः, प्रातिपदिक का अंतिम आकार जो है वो उदात्त रहेगा और जो द का आकार है वो तो अनुदात्त होगा। ठीक है, तो फिर उदात्त अनुदात्त स्वर भेद से भिन्नत्व होने लग जाएगा आकार का। तो आपके मत में आकार का एकत्व और नित्यत्व तो बना नहीं। न ही एकस्य वो उदात्तत्व परित्यागेन अनुदात्तत्वम युक्तम, और आपका ये कहना तो ठीक नहीं है कि एक ही आकार है वही उदात्त को छोड़ करके अनुदात्त हो जाता है या अनुदात्त को छोड़ के उदात्त हो जाता है। ठीक है, रूपांतर परिग्रहाद अनित्यत्व प्रसंग, रूपांतर का परिग्रह होने से, रूपांतर को भिन्न रूप को स्वीकार कर लेने से तो फिर अनित्यत्व का प्रसंग आएगा। तस्मात् भिन्ना एव अनित्या एव आकारः, इसलिए आकार
भिन्न ही है, अनित्य ही है। प्रत्यभिज्ञा तो आकृति निबंधना इति, और प्रत्यभिज्ञा हो रही है उनमें, आकार को हम पहचान पा रहे हैं, फिर उच्चरित होते हुए, पुनः पुनः उच्चरित होते हुए आकार को हम ये आकार है इस रूप में पहचान पा रहे हैं, अनेक होते हुए भी। तो प्रत्यभिज्ञा जाति के कारण से है। सामान्य निबंधना, आकृति निबंधना, प्रत्यभिज्ञा इति जाति स्फोट पक्षवत्र स्थितः। तो इस तरह से जाति स्फोटवादी व्यक्ति अपने पक्ष की स्थापना कर रहे हैं। चलिए, ये थोड़ा अलग चले गए, थोड़ा सा व्याख्यान में ज्यादा चले गए। आप मूल भाष्य पर फिर से ध्यान दीजिए। जिज्ञासु ने कहा था एकत्वादकारस्य सिद्धम, ये आप सिद्धांत कह रहे हो, लेकिन एक अकारः एकः, इसी में हमें समस्या है। क्या समस्या है? अन्य भाव्यम तो अकारस्य काल शब्द व्यवायात युगपच्च देश पृथक्त्व दर्शनात्। ये दो हेतु हमें ऐसे प्राप्त हो रहे हैं कि जिससे हमें लग रहा है कि आकार एक नहीं अनेक होना चाहिए, है ना। आकार आदि जो भी वर्ण है वो एक नहीं होने चाहिए, अनेक होने चाहिए इन हेतुओं से। काल शब्द व्यवायात और युगपच्च देश पृथक्त्व दर्शनात्। तो समाधाता ने यहाँ कहा कि यदि हम आकार को, यदि हम वर्णों को शकुनीवत मान ले तो कि वही आकार है, वही अलग अलग स्थानों में दिख रहा है, ठीक है। तो जब वही अलग अलग स्थानों में दिख रहा है तो भले ही काल शब्द के द्वारा व्यवधान हो गया, पर वो है वही, क्योंकि मूल जो व्यंग्य ध्वनि है उसमें भेद नहीं हुआ, केवल अभिव्यंजक ध्वनि में भेद हुआ। तो जिज्ञासु ने इसमें समस्या क्या दिखाई कि अगर ऐसा मानोगे तो वही आकार आगे चला गया, ऐसा मान रहे हो ना, दंड में वही आकार आगे चला गया, तो फिर शब्दों का अनित्यत्व होने लगेगा, वैयाकरणों का सिद्धांत जो है वो बाधित होने लगेगा। तो पहले तो यदि पुनरिमे वर्णाः शकुनिवत् स्युः को छोड़ के अब समाधाता दूसरे समाधान पर आता है। देखिए, यदि पुनरिमे वर्णाः आदित्यवत् स्युः, अगर इन वर्णों को आप आदित्य के समान मान लें, सूर्य के समान मान लें, तो फिर समस्या नहीं आएगी। क्यों? आदित्य एक ही है ना, लेकिन यहाँ से मुझे भी दिखता है, कोई व्यक्ति जो है वो बिहार में हो उसको भी दिखता है, कोई व्यक्ति अपने कमरे में दिल्ली में बैठा है तो उसको भी दिखता है ना। और ऐसे तो है ही। और उसी आदित्य को, जैसे पीछे एक उदाहरण दिया था ना कि हम अपना प्रतिबिंब जो है खड्ग में देखें कि तैल में देखें कि आदर्श में देखें, तो उसी तरह से सूर्य को जो है कोई व्यक्ति नदी के में प्रतिबिंबित होता हुआ देखे, कहीं आदर्श में देखे कि कहीं जो है वो तैल आदि में, या कहीं किसी चीज पर चमकता हुआ खड्ग आदि पर देखे, तो फिर है तो वो एक ही, लेकिन अनेक रूप में उपलब्ध हो जाता है ना। तो यदि पुनरिमे वर्णाः आदित्यवत् स्युः, अगर ये वर्ण आदित्य के समान होवे, तद यथा एक आदित्यो अनेकाधिकरणस्थो युगपद देश पृथक्त्वेषु उपलभ्यते। जैसे कि एक आदित्य, आदित्य एक ही है लेकिन अनेकाधिकरणस्थो, अनेक अधिकरणों में स्थित हुआ युगपद देश पृथक्त्वेषु उपलभ्यते, एक साथ ही भिन्न भिन्न देशों में उपलब्ध हो जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से आकार एक ही है लेकिन वो दंड में एक बार दकार के बाद उपलब्ध हो गया, एक बार डकार के बाद उपलब्ध हो गया, ऐसे भिन्न भिन्न वर्णों में एक साथ उपलब्ध हो जाएगा। जिज्ञासु कहता है विषम उपन्यास, कि आपने ये जो आदित्यवत् स्युः भी दृष्टांत दिया है ना, ये भी ठीक दृष्टांत नहीं दिया। क्यों? नैको दृष्टा आदित्यम अनेकाधिकरणस्थम युगपद्देश पृथक्त्वेषु उपलभते। कह रहे हैं कि आदित्य को अनेक अधिकरणों में उपलब्ध कर तो लेते हैं हम, लेकिन एक ही व्यक्ति उपलब्ध नहीं करता, अलग अलग अधिकरणों में अलग अलग व्यक्ति उपलब्ध करता है। एक ही व्यक्ति अलग अलग अधिकरणों में युगपद देश पृथक्त्व में आदित्य को उपलब्ध नहीं करता है। भाई हम यहाँ देख रहे हैं आदित्य को, मान लीजिए आदर्श में उसका प्रतीक देख रहे हैं, कोई दूसरा व्यक्ति किसी दूसरे स्थान पर देख रहा है, कोई तीसरा व्यक्ति किसी तीसरे स्थान पर देख रहा है। तो यदि
देश पृथक तो मानेंगे तो उपलब्धा का भी पृथक तो मानना पड़ेगा आदित्य के संदर्भ में। एक ही सूर्य अलग अलग स्थानों में उपलब्ध हो रहा है, या सीधे तैल आदि इनको बीच में ना भी लाएं, सीधे हम देखें तो हमें भी यहाँ उत्तराखंड में दिखाई पड़ता है ना सूर्य, और किसी व्यक्ति को जो है बिहार में दिखाई पड़ता है, किसी को हिमाचल प्रदेश में दिखाई पड़ता है। अलग अलग स्थानों पे जो व्यक्ति उपस्थित है उसको अलग अलग अधिकरणों में माने अपने अपने घर के ऊपर हमें दिखाई पड़ता है सूर्य, नहीं? लेकिन किन को दिखाई पड़ रहा है वहां पे? उपलब्धा भी तो फिर अलग अलग हो गए ना, जो देख रहे हैं वो भी अलग अलग हैं। इसी बात को जिज्ञासु लेकर के कह रहा है कि विषम उपन्यास, क्योंकि दंड में तो एक ही व्यक्ति उपलब्धा है, दंड में दोनों आकारों को ग्रहण करने वाला तो एक ही व्यक्ति है। और यहाँ पे आदित्य को आप कह रहे हैं कि जैसे कि आदित्य युगपत देश पृथकत्व में उपलब्ध हो जाता है, वैसे ही आकार उपलब्ध हो जाएगा, लेकिन दोनों में भेद है। ठीक है, क्या भेद है? दंड के आकार को दोनों आकारों को जो कि युगपत देश पृथकत्व जिनका हो रहा है, जिज्ञासु क्या कह रहा है? विषम उपन्यासः नैको दृष्टा आदित्यम अनेकाधिकरणस्थम युगपत देश पृथक्तेषु उपलभते, कि कोई एक दृष्टा आदित्य को अनेकाधिकरणों में स्थित हुए आदित्य को युगपत देश पृथक्त्व में उपलब्ध करे, ऐसा नहीं होता। अकारम पुनरुपलभते, लेकिन आकार को तो उपलब्ध कर लेता है। ठीक है, एक दृष्टा अनेकाधिकरणस्थ आकार को उपलब्ध कर लेता है, इसलिए आपका दृष्टांत ठीक नहीं है। तो समाधाता कहता है अकारम अपि न उपलभते, आप कह रहे हो कि आकार को तो एक व्यक्ति, एक दृष्टा, एक व्यक्ति अनेकाधिकरण में युगपत देश पृथक्त्व में भी उपलब्ध कर लेता है। तो समाधाता कहता है नहीं, अकारम अपि न उपलभते, आकार को भी एक व्यक्ति जो है वो युगपत देश पृथक्त्व में उपलब्ध नहीं करेगा, अनेकाधिकरणस्थ आकार को। जिज्ञासु कहता है किम कारणम, क्यों नहीं कर पाएगा? तो समाधाता ने कहा श्रोत्रोपलब्धिर बुद्धिर्निर्ग्राह्यः प्रयोगेणाभिज्वलितः आकाशदेशः शब्दः एकम च पुनर् आकाशम। ये तो शिक्षा में लक्षण दिया हुआ है, वही है ना शब्द का, श्रोत्रोपलब्धिर बुद्धिर्निर्ग्राह्यः प्रयोगेणाभिज्वलितः आकाशदेशः शब्दः। शब्द का लक्षण कर रहे हैं कि शब्द कैसा होता है। तो कहा शब्द का लक्षण ये श्रोत्रोपलब्धि, श्रोत्र से जिसका ग्रहण हुआ करे वो शब्द है, और बुद्धिर्निर्ग्राह्यः, बुद्धि से जिसका निश्चय हुआ करे। श्रोत्र जिसका उपलब्धि का साधन है और बुद्धि के द्वारा जिसका स्वरूप निश्चय करने योग्य है। प्रयोगेण अभिज्वलितः, जो प्रयोग से अभिव्यक्त होता है। जब हम बोलते हैं स्थान प्रयत्न आदि का सम्यक उपयोग करके, तो उसके द्वारा अभिव्यंजक ध्वनि के द्वारा जो अभिव्यक्त होता है। और आकाश देश रहता कहाँ है? आकाश देश में रहता है, वह शब्द है। ठीक, श्रोत्रोपलब्धिर बुद्धिर्निर्ग्राह्यः प्रयोगेण अभिज्वलितः आकाश देशः शब्दः एकम च पुनराकाशम, और आकाश तो एक ही है। ठीक है, आप कह रहे थे नैको दृष्टा आदित्यम अनेकाधिकरणस्थम युगपत देश पृथक्त्वेषु उपलभते अकारम तु पुनरुपलभते। उद्योत ने उसका शेष दिखाया था, अकारम पुनरुपलभते इत्यस्य एको दृष्टा अनेकाधिकरणस्थम इति शेषः। एक दृष्टा अनेकाधिकरण में स्थित आकार को उपलब्ध कर लेता है। तो समाधाता ने यहीं पे दोष दिखाया है कि नहीं, एक दृष्टा जो है वो अनेकाधिकरणस्थ आकार को नहीं उपलब्ध करता है, क्योंकि अनेकाधिकरणस्थ आकार हो ही नहीं सकता, आकार एकाधिकरणस्थ ही है। क्यों? क्योंकि आकाश देश वाला है, और आकाश देश है तो आकाश तो एक ही है ना, एकम च पुनर् आकाशम। तो आप ऐसा कैसे कह रहे हैं कि अकारम अनेकाधिकरणस्थम एकः दृष्टा उपलभते? ये तो आपकी बात ठीक नहीं है। ठीक हुआ? प्रदीप देख सकते हैं। व्यक्ति स्फोटवाद्याः अकारमपीति श्रोत्रोपलब्धिरिति, श्रोत्रोपलब्ध्या आकाशदेशत्वं शब्दस्य प्रतिपादयति।
चूंकि श्रोत्र के द्वारा उपलब्धि होती है शब्द की, इससे पता चलता है कि शब्द का देश क्या है, आकाश, क्योंकि हमारी जो श्रोतेंद्रिय वो भी आकाश रूपी है ना। श्रोत्र उपलब्ध्या आकाश देशत्वम शब्दस्य प्रतिपादयति। श्रोत्र के द्वारा शब्द की उपलब्धि होने से ये प्रतिपादित किया जा रहा है कि शब्द का आकाश देशत्व है, अर्थात शब्द आकाश देश में रहता है। आकाश प्रदेश विशेषस्य श्रोत्रत्वाद इंद्रियाणाम असंबद्ध विषयाग्रहणात् श्रोत्रस्य च निष्क्रियत्वाद गमनाभावाद आकाश देशत्वमस्य अभ्युपेयम्। आकाश प्रदेश विशेषस्य श्रोत्रत्वात्, आकाश का ही प्रदेश विशेष श्रोत्र होता है ना, जो हमारे इस बाह्य कर्ण संरचना के द्वारा क्या कहें, परिचिन्न आकाश देश है। उसी आकाश देश को ही क्या कहा जाता है, श्रोत्र। ठीक है, आकाश प्रदेश विशेष से श्रोत्रत्वात्, सब सारा ही आकाश है, लेकिन आकाश प्रदेश विशेष श्रोत्र कहलाता है। कौन सा आकाश प्रदेश विशेष, जो ये कर्णेंद्रिय का बाह्य रूप है उसके द्वारा जो परिचिन्न है, वो वाला आकाश देश, आकाश प्रदेश विशेष श्रोत्र कहलाता है। इसलिए माने श्रोत्र आकाश रूप ही है। ठीक है, श्रोत्र क्या है, आकाश रूप ही है। इसलिए इंद्रियाणाम असंबद्ध विषयाग्रहणात्, इंद्रियाणाम असंबद्ध विषयाग्रहणात्, इंद्रियां जो है वो अपने अपने संबद्ध विषयों का ही ग्रहण करती हैं, असंबद्ध विषयों का तो नहीं करती। श्रोत्र जो है वो गंध का ग्रहण कर ले और नासिका शब्द का कर ले, ऐसा तो नहीं होता। तो आकाश प्रदेश विशेष से श्रोत्रत्वात् इंद्रियाणाम असंबद्ध विषयाग्रहणात् श्रोत्रस्य च निष्क्रियत्वात्, और श्रोत्र के निष्क्रिय होने से गमनाभावात्, गमनाभावाद, श्रोत्र जो है वो निष्क्रिय है। ऐसा तो नहीं है ना कि आपने शब्द बोला और मेरा कान आपके पास चल के गया सुनने के लिए, ऐसे नहीं होता ना। तो श्रोत्रस्य च निष्क्रियत्वाद, श्रोत्र के निष्क्रिय होने से, गमनाभावाद, गमन का अभाव होने से, आकाश देशत्वमस्य अभ्युपेयम्, शब्द का आकाश देशत्व ही स्वीकार करने योग्य है। अस्य कस्य शब्दस्य। आगे बुद्धिर्निर्ग्राह्येति पूर्व ध्वन्य उत्पादिताभिव्यक्ति जनित संस्कार परंपरा प्राप्त परिपाकांत्य बुद्धिर्निर्ग्राह्य इत्यर्थः। बुद्धि के द्वारा निर्ग्राह्य होता है शब्द। जैसे हम कोई भी शब्द बोले, गौः इत्यादि, गौः ऐसा शब्द बोला हमने, तो पूर्व ध्वनि माने पहले गकार की ध्वनि, फिर औकार की ध्वनि, फिर विसर्ग की ध्वनि, ये क्रम है ना। तो पूर्व ध्वनि के द्वारा जो उत्पादित अभिव्यक्ति जनित संस्कार है, उसकी परंपरा से प्राप्त जो परिपाक वाली अंत्य बुद्धि है, उसके द्वारा निर्ग्राह्य होता है शब्द। क्योंकि पहले एक एक वर्ण सुनते हैं हम, और उस एक एक वर्ण की अभिव्यक्ति से जो जनित संस्कार है, उत्पन्न हुआ संस्कार है, उस संस्कार परंपरा, वह संस्कार परंपरा जब परिपाक को प्राप्त हो जाती है, वो संस्कार परंपरा परिपाक को प्राप्त कब होगी, जब उस शब्द में जो अंतिम वर्ण है उसका भी अभिव्यक्ति जनित संस्कार बन चुका होगा, तब वो परिपाक को प्राप्त होगी। तब जा करके हमारी बुद्धि निश्चय करती है कि हाँ ये बोला गया है, वो शब्द का निश्चय, अंतिम वर्ण का भी संस्कार हो जाए, फिर उसके पश्चात हमारी बुद्धि के द्वारा निश्चय होता है कि हाँ ये शब्द उच्चरित हुआ है। तो शब्द बुद्धि के द्वारा निर्ग्राह्य है। और प्रयोगेण अभिज्वलितः, प्रयोग के द्वारा अभिव्यक्त होता है। प्रयोग क्या है यहाँ पर, तो कहा प्रयुज्यते इति प्रयोगः, कर्म अर्थ में प्रयोग शब्द बनाया है, माने ध्वनि ही तेन अभिव्यक्तः, जो स्थूल ध्वनि है उसके द्वारा सूक्ष्म शब्द, मूल शब्द अभिव्यक्त होता है। देश भेदेन तु प्रतिभासो भिन्न देशावस्थित पुरुषो उदीरित अभिव्यंजक ध्वनि कृतः। कह रहे हैं कि देश भेद से फिर उसका प्रतिभास कैसे हुआ,
आकार का देश भेद से प्रतिभास कैसे होता है, तो कहते हैं भिन्न देशावस्थित पुरुषो उदीरित अभिव्यंजक ध्वनि कृतः, क्योंकि भिन्न भिन्न देश में अवस्थित जो पुरुष हैं उनके द्वारा उदीरित माने उनके द्वारा कही गई जो अभिव्यंजक ध्वनि है वो चूंकि भिन्न भिन्न स्थान पर हो रही है और भिन्न भिन्न समय में हो रही है, तो उस अभिव्यंजक ध्वनि कृत शब्द भेद या वर्ण भेद हमें उपलब्ध होता है या देश भेद से उसका प्रतिभास होता है। ठीक है, चलिए, ये समाधाता ने कहा कि अनेक अधिकरणस्थ उपलब्ध नहीं होता हमें, क्योंकि आकाश रूप अधिकरण एक ही है। तो जिज्ञासु ने कहा कि नहीं, आकाश देशापि बहवः यावता बहवः तस्माद् अन्य भाव्यम आकारस्य, आकाश देश भी बहुत सारे हैं, एक ही नहीं है। आकाश देश भी एक ही नहीं है, और यदि ऐसा सिद्ध हो गया कि आकाश देश एक ही नहीं है तो बहुत है, तो बहुत है, तो जिज्ञासु ये कहने में समर्थ हो जाएगा कि आकार भी बहुत है। प्रदीप देखिए, भेदवादियाः आकाश देश इति यथा पृथिव्या एकत्वेऽपि सृघ्न मथुरादि देश भेद व्यवहारः एवं आकाशस्यापि संयोगी घटादि पदार्थावच्छेदेन भेद व्यवहारः इत्यर्थः। ये ऐसा दिखा रहे हैं, जिज्ञासु ऐसा कहना चाहता है कि जैसे पृथ्वी एक ही है लेकिन फिर भी उसमें हम अलग अलग देशों का व्यवहार करते हैं ना, कि ये सृघ्न है, ये मथुरा है, ये पाटलिपुत्र है, ये मगध है, आदि आदि अलग अलग करते हैं व्यवहार। तो इसी तरह से कह रहे हैं कि आकाश भी यद्यपि एक ही है लेकिन संयोगी घटादि पदार्थावच्छेदेन भेद व्यवहारः, संयोगी जो घटादि पदार्थ हैं उनके हेतु से भेद का व्यवहार हो जाता है। जैसे हम कहते हैं घटाकाश, मठाकाश इत्यादि। तो घटाकाश माने उस घट के घट रूप संयोगी पदार्थ के द्वारा अवच्छिन्न जो आकाश, ऐसे ही मठाकाश, मान लो ये एक मठ है, ये भी एक बड़ा कक्ष एक मठ है, तो जो है वो इस मठ के भीतर जो आकाश है वो इस मठ के द्वारा परिचिन्न जो आकाश मठाकाश। इस हेतु से जिज्ञासु कह रहा है आकाश देशापि बहवः। वास्तव में आकाश का नित्य स्वरूप तो यही है कि आकाश का एकत्व है, व्यापकत्व है, नित्यत्व है, उसमें कोई भेद नहीं है मूल रूप में। लेकिन व्यवहार की दृष्टि से तो आकाश देशापि बहवः ऐसा लोक व्यवहार होता है। तो उसी प्रकार से जिज्ञासु कह रहा है कि चूंकि आकाश देश बहुत हैं, आकाश देशापि बहवः यावता बहवः तस्मादान्य भाव्यम आकारस्य, और यदि आकाश देश बहुत सारे हैं तो हमने जो बात कही थी कि आकार जो है वो भिन्न भिन्न होना चाहिए, युगपच्च देश पृथक्त्व दर्शनात्, यही हेतु जुड़ेगा। देश पृथक तो सिद्ध हो गया ना, और देश पृथक्त्व में देखा जा रहा है आकाश देश बहुत सारे हैं, तो आकाश देश बहुत है माने देश पृथक्त्व में आकार देखा जा रहा है एक साथ। ठीक है, तो देश पृथक्त्व में एक साथ एक आकार तो नहीं देखा जा सकता, तो इसलिए देश पृथक्त्व यदि सिद्ध होता है तो इसका मतलब आकार भी बहुत सारे हैं, भिन्न भिन्न हैं। चलिए, जिज्ञासु ने ऐसा कहा। तो अभी दोनों का जो है परस्पर विमर्श चल ही रहा है, सिद्धांत पक्ष नहीं आया अभी। तो समाधाता कहता है कि अच्छा चलिए ऐसा करते हैं, आकृति ग्रहणात् सिद्धम अवर्णाकृति रूपदिष्टा सर्वम अवर्णकुलम ग्रहिष्यति तथा इवर्णाकृति तथा उवर्णाकृति। अब यहाँ आकर के क्या किया है समाधाता ने, पीछे से वापस ध्यान दीजिए, बात कहाँ से शुरू हुई थी, तत्रानुवृत्ति निर्देशे सवर्णाग्रहणम अनन्तत्वात्, यहाँ से बात शुरू हुई थी। और इसका समाधान समाधाता ने प्रस्तुत किया था एकत्वादकारस्य सिद्धम, लेकिन एकत्वादकारस्य सिद्धम पे बहुत लंबी चर्चा चल गई अच्छी, और जो है वो अभी किसी निर्णय पर नहीं पहुंचे। और अंततः जिज्ञासु ने ये कहा है आकाश देशापि बहवः यावता बहवः तस्मादान्य भाव्यम आकारस्य। ठीक है, तो यदि ऐसा माने तो एकत्वादकार से सिद्धम नहीं सिद्ध होता ना, वो समाधान नहीं टिकेगा फिर। ठीक है, तो यहाँ अभी जिज्ञासु की बात का कोई उत्तर नहीं दिया, छोड़ दिया। वो पक्ष जो
समाधाता ने पहले सिद्धांति ने शुरू किया था एकत्वादकार से सिद्धम, उसको यहाँ आकर छोड़ दिया। जिज्ञासु ने जब बोला आकाश देशापि बहवः यावता बहवः तस्मादान्य भाव्यम अकारस्य। अब इसके बारे में आगे कोई बात करेंगे दोबारा से, यदि जैसा करते हैं कई बार, एक बात कही जो उन्होंने, उस पर कोई बातें आ जाए बीच बीच में, दोष ये वो आदि, फिर कई बार उसको बीच में छोड़ के फिर कोई दूसरा समाधान प्रस्तुत कर देते हैं, और फिर आचार्य की इच्छा होती है, उनको दिखता है कि नहीं वो भी समाधान था, तो फिर उसको लाके फिर उसके बारे में 1-2-4 बातें और कह करके उस पक्ष को स्थापित करते हैं। ऐसे भी भाष्यकार की शैली है ना। तो तत्र अनुवृत्ति निर्देशे सवर्णाग्रहणम अनन्तत्वात्, ये जो जिज्ञासु के द्वारा समस्या रखी गई थी उसका समाधान एकत्वादकार से सिद्धम दिया था, पर अंततः वो पक्ष अभी ठहर नहीं रहा। जिज्ञासु यहाँ तक ले आया उस पक्ष को, आकाश देशापि बहवः यावता बहवः तस्मादान्य भाव्यम अकारस्य। तो अब उस बात को समाधाता यहीं छोड़ दे रहे हैं, उस समाधान को। कौन से समाधान को? एकत्वादकारस्य सिद्धम, उसको यहाँ अभी के लिए छोड़ देते हैं, दूसरा समाधान लाते हैं। किस समस्या के लिए? वही समस्या वही है, तत्रानुवृत्ति निर्देशे सवर्णाग्रहणम अनन्तत्वात्, उसके लिए दूसरा समाधान ले आए। देखिए, आकृति ग्रहणात् सिद्धम, कि आप जो कह रहे हैं ना कि अस्य चो इत्यादि में सवर्णों का ग्रहण नहीं हो पाएगा, ठीक है, फिर माली भवति आदि प्रयोग नहीं बन पाएंगे, ऐसा जो आप कह रहे हैं, उसका समाधान ये है कि आकृति ग्रहणात् सिद्धम। आप यही तो कह रहे हैं कि अस्य चौ आदि का अण है, ऐसा ज्ञान नहीं हो पाएगा हमें, तो इसलिए वहां ग्रहणक शास्त्र प्रवृत्ति नहीं होगा। और ग्रहणक शास्त्र प्रवृत्ति नहीं होगा माने अकार अपने दीर्घ आदि प्लुत आदि सवर्णों का ग्रहण नहीं करा सकता जहाँ अपेक्षित है वहां भी। तो समाधाता कहता है ये इस दोष का तो समाधान हम दूसरी प्रकार से कर लेंगे। कैसे दूसरे प्रकार से? आकृति ग्रहणात् सिद्धम। अब एकत्वादकार से को अभी छोड़ दिया, अब दूसरा समाधान क्या आ गया? आकृति ग्रहणात् सिद्धम। कहाँ आकृति ग्रहण मान लेंगे? अस्य चौ में जो अ है वो आकृति ग्रहण है, माने अवर्ण जाति का ग्रहण है। यस्येति च में जो इवर्ण और अवर्ण है वो जाति ग्रहण है, और जो जहाँ जाति का ग्रहण हो गया तो जाति ग्रहण पक्ष में तो फिर अनुदित की आवश्यकता ही नहीं रहती है, अनुदित सूत्र की वहां थोड़ी आवश्यकता है। जाति ग्रहण हो गया तो अवर्ण जाति पूरी की पूरी अपने आप ही आएगी, दीर्घ ह्रस्व भी आएंगे, दीर्घ भी आएंगे, प्लुत भी आएंगे, जैसे अपेक्षित होगा, जैसा वहां पर अर्थ संभव होगा उसके अनुसार पूरी अवर्ण जाति उपस्थित हो जाएगी। ठीक है, तो आपने यही तो कहा था कि अस्य चौ में माली भवती में नहीं ईकार हो पाएगा, तो हो जाएगा, क्योंकि अस्य से दीर्घाकार का भी ग्रहण होगा। यस्येति च में शालीय शाला के आकार का भी ग्रहण हो जाएगा। ठीक है, आकृति ग्रहणात् सिद्धम अवर्णाकृतिर उपदिष्टा सवर्णम सर्वम अवर्णकुलम ग्रहिष्यति। अवर्णाकृति उपदिष्ट हुई क्या करेगी? पूरे अवर्ण कुल का ग्रहण कराएगी। तथा वर्णाकृति तथा उवर्णाकृति, इसी प्रकार से वर्णाकृति उवर्णाकृति भी अपने पूरे अवर्ण कुल को, वर्ण कुल को, उवर्ण कुल को ले आएंगी, तो कोई समस्या नहीं है। ठीक है ना, हमने पहले भी देखा ही था ये प्रश्न, तो इन्होंने शुरू में किया ही था कि ये शास्त्र किस पदार्थ को लेकर के प्रवृत्त होता है, तो दोनों कहा था, व्यक्ति पदार्थ को भी और जाति पदार्थ को भी, जहाँ जैसा अपेक्षित हो लक्ष्य की दृष्टि से। तो अस्य चौ में हमें जो है वो जाति पदार्थ अपेक्षित है लक्ष्य की दृष्टि से, तो अस्य में हम जाति निर्देश मान लेंगे। इसी तरह से यस्येति च के यस्य में भी जाति निर्देश मान लेंगे, तो फिर कोई समस्या नहीं है।